Hello students, this is Manish Parikh in front of you. In this class, we are going to discuss a new topic, that is law of reciprocal proportion. In previous classes, we have discussed about 3 laws. In this class, our 4th law is law of reciprocal proportion. Reciprocal proportion. The statement of this law is, when two different elements combine together, combine separately with fixed mass of third element, the ratio in which they do so will be the same or some simple multiply of the ratio in which they combine with each other. काफी लंबा स्टेटमेंट है, दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं. When two different elements combine separately with fixed mass of third elements, the ratio in which they do so will be the same or some simple multiply of the ratio in which they combine with each other. तो क्या कह रहा है ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, कि अगर दो एलिमेंट सेपरेटली किसी तीसरे एलिमेंट से कंबाइन करते हैं तो उनका कंबाइन करने का रेशो, तीसरे एलिमेंट से कंबाइन करने का जो रेशो है वो या तो सेम होगा या फिर सिंपल मल्टीप्लाई में होगा उस रेशो से जिस रेशो में वो खुद से कंबाइन करेंगे. देखो ये स्टेटमेंट काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ये एग्जांपल से ही समझ आएगा. इसका एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल देखो इसका, कि मैं क्या कह रहा हूं कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स, मान लीजिए हमारे पास जो डिफरेंट एलिमेंट है वो है S और O, ये कंबाइन करते हैं सेपरेटली विद हाइड्रोजन, कंबाइन सेपरेटली विद थर्ड एलिमेंट. ये थर्ड एलिमेंट है तो ये कंबाइन करेंगे तो यहां ये कंबाइन करके क्या बनाएगा H2S और यहां ये कंबाइन करके क्या बनाएगा H2O. तो इनका फिक्स रेशो है कंबाइन, यानी कि फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट से ये कंबाइन कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो रेशो आएगा H2S का, हाइड्रोजन और सल्फर का, वो 2:32 यानी कि 1:16 आ गया. यहाँ पे H2O क्या रेशो आया, 2:16 यानी कि 1:8 आ गया. अब क्या कह रहा है कि जिस रेशो में ये आपस में कंबाइन करें, यानी कि यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन का आपस में रेशो कितना आएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन का रेशो आएगा 32:16, दैट मीन्स 2:1. ये हमारे पास आ गया, यानी कि सल्फर और ऑक्सीजन सेपरेटली हाइड्रोजन से कंबाइन करने में उनका रेशो क्या आता है, 2:1. अब जब ये खुद से आपस में कंबाइन करेंगे, मान लीजिए इन्होंने बनाया SO2, तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि जब दो एलिमेंट्स सेपरेटली किसी फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट से कंबाइन करते हैं तो जिस रेशो में ये कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पे रेशो क्या है, जिस रेशो में कंबाइन करेंगे 2:1, वही रेशो आएगा जब वो अपने आपस में एक दूसरे से कंबाइन करेंगे, या तो वही रेशो आएगा या फिर इसका कोई सिंपल मल्टीप्लाई आएगा. तो यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन का रेशो देखो क्या हो गया, 32:32. यहाँ पे क्या आया, 1:1. तो इन दोनों को कंपेयर करें, इस SO2 के रेशो, SO के रेशो को, इस SO के रेशो को, तो हमारे पास क्या आया, 2:1
1/2। तो यहाँ पे ये क्या है, ये इसका सिंपल मल्टीप्लाई ही तो है। तो यहाँ पे क्या था, जो यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन का रेशो है 2:1, वो आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो किस रेशो में है, 1:1 में। तो या तो वो रेशो सेम ही रेशो आएगा या फिर उसका सिंपली क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपल मल्टीप्लाई हमें पता है 2:1 क्या है, एक सिंपल रेशो है। तो ये था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। या एक और एग्जांपल से समझो, देखो इसको, एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो यहां पे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है तो किस रेशो में होगी, CO2। सल्फर कंबाइन होगी SO2। तो यहाँ पे कार्बन का क्या रेशो आएगा, कार्बन का रेशो आएगा हमारे पास 12:32 और यहाँ पे सल्फर का क्या आएगा 32:32। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन किस रेशो में है, 12 रेशो में, सल्फर किस रेशो में है, 32 रेशो में। तो यहाँ पे 12:32 क्या आ गया हमारे पास, 3:8। तो यहाँ पे कार्बन और सल्फर का आपस में किस रेशो में कंबाइन हो रही है, 3:8। अब यहाँ बात करते हैं CS2 बनेगा। तो यहाँ पे कार्बन और सल्फर का रेशो क्या आएगा, 12:64। तो हमारे पास आ जाएगा कितने से कटेगा ये, 3:16। अब इन दोनों का रेशो निकालो, या तो क्या होना चाहिए, सिंपल सेम ही होना चाहिए, या फिर इसका क्या होगा, सिंपल रेशो होगा। तो देख लो 3:8, 3:16, तो क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2:1। तो सिंपल रेशो आ गया एक। तो या तो ये क्या होंगे, दोनों रेशो सेम होने चाहिए, या एक सिंपल मल्टीप्लाई के अंदर, या हम कहें कि सिंपल रेशो के अंदर होने चाहिए। तो यहाँ पे रेशो क्या आएगा हमारा, 2:1। तो ये हमारा क्या था, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट हमारा जो लॉ है, हमें जो पढ़ना है वो हमारा लॉ है गे-लुजेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गे-लुजेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो क्या स्टेटमेंट है इसका, गे-लुजेक लॉ का। तो इसने क्या स्टेटमेंट दिया, व्हेन gases react together or produced in a chemical reaction, they do so in simple ratio by volume to one another and to the products if product is in gaseous state. One another and to the product provided all gases are at same condition of temperature and pressure. तो क्या था इसका स्टेटमेंट कि when gases react together or produce in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume to one another and to the product provided all gases at same condition of temperature and pressure। कि आपको टेम्परेचर और प्रेशर की सेम कंडीशन दी हो तो जो गैसेज रिएक्ट करती है और प्रोड्यूस होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में, वो किस तरीके से होती है, वो होती है आपके सिंपल होल रेशो में। किसका होल रेशो, वॉल्यूम का। देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका है, बड़ा सिंपल सा लॉ है कि मैं अगर बात करूं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन कर रही है, ये हमारे पास गैस है हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, ये कंबाइन कर रही है, क्या बना रही है, HCl गैस। तो क्या कहता है गे-लुजेक लॉ कि हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम में कंबाइन कर रही है, क्लोरीन 1 वॉल्यूम में कंबाइन कर रही है, तो प्रोड्यूस कितना हो रहा है HCl का, 2 वॉल्यूम। तो इनका रेशो क्या हो गया, 1:1:2। तो जब गैसेस
रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और गैस ही प्रोडक्ट बनेगा, तो इन सब का जो रेशो होगा वो क्या होगा, एक सिंपल रेशो होगा। जैसे एक और अगर देखें, वाटर का देखें, 2H2 गैस प्लस O2 गैस चेंज टू 2H2O गैस। इसमें क्या हो रहा है, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, और बन क्या रहा है हमारे पास वाटर, वो किस वॉल्यूम में है, 2 वॉल्यूम में है, तो इनका रेशो क्या आ गया, 2:1 रेशो आ गया। ऐसे ही और क्या, और भी देख लो एग्जांपल इसमें, जैसे अमोनिया फॉर्मेशन की अगर बात करें तो अमोनिया फॉर्मेशन कैसे होगा, N2 इन गैसेस फॉर्म प्लस 3H2 इन गैसेस फॉर्म, क्या बनाएंगे ये 2NH3 इन गैसेस फॉर्म। तो यहाँ पे 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विद 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। तो इनका रेशो क्या हो जाए वॉल्यूम का, 1:3:2। तो क्या कह रहा है गेलुसेक कि अगर हाइड्रोजन जो गैसेज है, हाइड्रोजन ही कोई भी गैसेज है, वो रिएक्ट कर रही हैं और प्रोडक्ट में भी क्या बन रहा है, गैस ही बन रही है, तो इन सब का रेशो जो होगा वो क्या होगा, एक सिंपल रेशो होगा वॉल्यूम का। ये क्या था हमारा गेलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम था। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, क्या आएगा हमारा नेक्स्ट लॉ आएगा एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हमारा लॉ है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, या एवोगैड्रो लॉ भी बोलते हैं इसको, एवोगैड्रोस लॉ। क्या था एवोगैड्रो लॉ, अंडर द सिमिलर कंडीशन of temperature and pressure, equal volume of gases contains equal number of molecules. Under the similar condition of temperature and pressure, equal volume of the gases contains equal number of the molecules. यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन हम सेम रख दें तो क्या होगा कि सेम वॉल्यूम होने पर मॉलिक्यूल्स के नंबर भी क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, वो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के। देखो कैसे इसको समझते हैं कि हमने कुछ इस तरीके का कंटेनर ले लिया मान लीजिए, ठीक है, इसके अंदर हमने गैस भर दी, मान लीजिए नाइट्रोजन गैस भर दी, ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। तो ये क्या कह रहा है एवोगैड्रो लॉ कि आपने नाइट्रोजन गैस भर दी कितनी, 1 लीटर। अब इसका जितना टेम्परेचर और प्रेशर है इसको निकाल दिया हमने, इसमें मॉलिक्यूल्स काउंट कर लिए, मान लीजिए हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे, X मॉलिक्यूल्स थे इसके अंदर। अब इसमें हमने नाइट्रोजन की जगह क्या भर दी, हाइड्रोजन भर दी, सेम वॉल्यूम था, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर थे, तो इस गैस में भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, X ही होंगे। तो अगर वॉल्यूम सेम है तो टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। अब हाइड्रोजन की जगह क्या भर दो इसमें, अगर आपने NH3 गैस भर दी, वही वॉल्यूम 1 लीटर, वही टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो अमोनिया के भी मॉलिक्यूल्स के नंबर कितने होंगे, X ही होंगे। यानी कि अगर वॉल्यूम सेम है और टेम्परेचर और प्रेशर किसी गैस का सेम है, किन्हीं दो गैसेस का सेम है, तो वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या करते जाएंगे, उसी रेशो के अंदर चेंज होते जाएंगे। देखो कैसे, जैसे अभी हमने बात की कि हमारे पास N2 गैस थी, उसका 1 लीटर वॉल्यूम था और उसमें मॉलिक्यूल्स के नंबर कितने थे, X थे। अमोनिया गैस ली हमने, वो भी कितनी ली, 1 लीटर ली, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, इसके मॉलिक्यूल्स भी कितने होंगे, X ही होंगे। अब मान लीजिए हाइड्रोजन गैस ले लिया आपने और वो ले ली 200 ml। अब इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, टेम्परेचर और प्रेशर तो इसका सेम है, जो इनका है वही इसका है, तो हमें देखना है इसमें और इसमें क्या रेशो आ रहा है। ये इसका क्या हो गया, 1/5 हो गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, 1/5 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मैंने क्लोरीन गैस ले ली और क्लोरीन गैस ले ली मैंने 5 लीटर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो क्या किया मैंने 5 लीटर क्लोरीन गैस ले ली, टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखा, कंडीशन सेम रखी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, अगर 1 लीटर पे X थे तो क्या हो जाएगा 5X। इस तरीके से क्वेश्चन, इस तरीके से ये लो है, बिल्कुल सिंपल सा एवोगैड्रो लो।
तो आज हमने कौन कौन से लॉ पढ़े हैं? आज हमने एक तो पढ़ा है हमारा कौन सा, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का, फिर हमने पढ़ा है गेल-ल्यूजैक लॉ का, और थर्ड हमने पढ़ा है एवोगैड्रो लॉ का। इस एवोगैड्रो लॉ पे कुछ एक न्यूमेरिकल्स बनते हैं, पर वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट जब हम लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह पढ़ेंगे उसके अंदर इसका यूज करेंगे हम, इस लॉ का, एवोगैड्रो लॉ का। तब मैं आपको वापस से याद कराऊंगा कि कैसे हम रिएक्शन के अंदर इसका यूज करेंगे। तो ये हमारे क्या थे, हमारे थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। 5 लॉ हमने पढ़े, जिसके अकॉर्डिंग हमें आगे पढ़ना है रिएक्शंस और उसके जो हमारी एप्लीकेशंस है। थैंक यू सो मच।